सबसे पहले आपको बताऊं आज पाठशाला में क्या है। एक आंदोलन के अराजक होने का चैप्टर खुलेगा। वो आंदोलन जिसकी चर्चा हर तरफ थी, वो क्या अराजक हो चुका है। चैप्टर में एक एक पन्ना पलटेंगे और देखेंगे। एक्शन का रिएक्शन करने वालों की क्लास लगेगी। सड़क पर पटाखे फोड़ना बैन है पर आंदोलन नहीं है, ये सवाल पूछेंगे। इसके अलावा अनन्या और आर्यन का नहीं, आपके बच्चों का कैसे मसला है। ये जो पूरा ड्रग्स वाला केस आप सुन रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। कश्मीर के ब्लैक फ्राइडे का 73 साल पुराना चैप्टर भी खोलेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको देखना चाहिए कि 73 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था ब्लैक फ्राइडे को, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे पाठशाला में किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा होती है, लगातार जिक्र होता है कि एक आंदोलन देश में चल रहा है, किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों की वकालत करता है, किसानों की बात करता है। इस आंदोलन को 11 महीने होने वाले हैं और इन 11 महीनों में आंदोलन लगातार गलत वजह से सुर्खियों में। ये आंदोलन तो ठीक है, लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए दो हिस्से होते हैं। अगर उसमें अनुशासन होता है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, तो वो आंदोलन प्रभाव छोड़ता है, वो आंदोलन दूर तक जाता है, लंबा चलता है और सबका समर्थन पाता है। लेकिन उसी आंदोलन में अगर अराजकता फैल जाए, बार बार कुछ ऐसा हो जिसको लेकर सवाल उठने शुरू हो जाएं, तो ये आंदोलन को नुकसान पहुंचाता है, इसको चोट पहुंचती है, इसको खत्म कर देता है। और ऐसा लगता है कि आंदोलन की लाइन लेंथ, ये जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, इसकी लाइन लेंथ बिगड़ गई। इसलिए आज पाठशाला में किसान आंदोलन का चैप्टर खोलेंगे। किसान नेताओं को तय करना है कि उन्हें अनुशासन वाला आंदोलन चलाना है, अनुशासन या अराजकता। और यह तय करने के लिए कई बार उनको मौके मिले हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे लोगों ने आखिरी मौका दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने, आसपास के लोगों ने। पहले किसान आंदोलन से जुड़ी 3 खबरें आपको बताता हूं। ये 3 खबरें देखिए कि इस वक्त किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। पहली खबर, लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को एक्शन का रिएक्शन बनाकर जस्टिफाई करने वाली सोच पर योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए तो संयुक्त किसान मोर्चा से उन्हें 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। दूसरी खबर, किसान आंदोलन की आड़ में फिर गुंडागर्दी की गई। सिंगू बॉर्डर पर एक चिकन सप्लाई करने वाले, मुर्गा बेचने वाले पर के मजदूर को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उससे कहा जा रहा था कि मुर्गा दो, और उसने इनकार कर दिया। तीसरी खबर, कल सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं से कहा कि अनिश्चित समय के लिए आप सड़कें जाम नहीं कर सकते। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने को लेकर पूरा ड्रामा हुआ। हेडलाइंस चल गई चैनल पर कि भाई गाजीपुर से टेंट हटाए जा रहे हैं, बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। कैसे बॉर्डर खाली कराने को दिवाली की सफाई से जोड़ दिया गया, इसकी बात आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगेंद्र यादव वाला चैप्टर खोलता हूं। योगेंद्र यादव कौन है? योगेंद्र यादव का नाम आपने सुना होगा। योगेंद्र यादव जो हैं वो इस आंदोलन से लगातार जुड़े रहे और वो इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा भी है। स्वराज इंडिया इसके अध्यक्ष हैं वो, और अब वो संयुक्त किसान मोर्चा में जुड़ चुके हैं। पहले अपना इनका स्वराज इंडिया था, अब ये SKM जो होता है संयुक्त किसान मोर्चा, इसमें भी जुड़े हुए हैं, इसके सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन का संयुक्त संगठन है, सब मिलकर इसको चला रहे हैं इस आंदोलन को। संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। कहा मोर्चे की किसी भी बैठक में मत आइएगा, जाइए घर बैठिए। और इसकी वजह क्या है, क्यों निलंबित किया गया, यह आपको समझना चाहिए। 2 बड़ी वजहें। पहली वजह कि योगेंद्र यादव लखीमपुर कांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा। योगेंद्र यादव का अपराध क्या है? योगेंद्र यादव के 2 अपराध हैं। पहला तो आप ये देखिए कि जो इसको अपराध ये SKM मानता है संयुक्त किसान मोर्चा, कि बीजेपी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा जिनकी लिंचिंग हो गई, और तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं जब मिलने गए थे वो शुभम, इसके परिवार से मिलने चले गए, के परिवार से मिले, ये उनका गुनाह था।
मतलब ये संयुक्त किसान मोर्चा को लगता है कि इनके परिवार से क्यों मिले आप, मिलने की क्या जरूरत थी, ये अपराध है आपका। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि हम तो उस देश में रहते हैं जहां पर करगिल में पाकिस्तान अपने सैनिकों को छोड़कर भाग गया, वो मर गए, उनकी डेड बॉडी उठाने नहीं आया, तो भारतीय सैनिकों ने जाकर उन्हें सम्मान के साथ दफनाया। हम उस देश की संस्कृति में हैं। और यहां किसी के मरने पर चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, आप कंधा देने चले जाते हैं, आंसू पोंछने चले जाते हैं। योगेंद्र यादव गए भी तो इतने दिन बाद गए, वो भी सीधे उसके यहां नहीं गए थे, किसी और जगह गए थे और वहां से लौटते में चले गए। लेकिन चलिए गए तो सही, और वहां जाना ही उनके लिए गुनाह हो गया कि तुम बीजेपी वाले के यहां कैसे चले गए। दूसरी वजह, योगेंद्र यादव ने राकेश टिकैत के बयान का विरोध किया, अब जाकर बगल में बैठ के विरोध नहीं किया। जो बयान का विरोध था वो भी डायरेक्ट नहीं था, लेकिन बयान का एक तरीके से उन्होंने विरोध किया। जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें राकेश टिकैत जो एक्शन रिएक्शन वाला बयान दे रहे थे, उसको लेकर उन्होंने कुछ लिख दिया। जो उनका ट्वीट है जिस पर एक्शन हुआ, वो आपको ट्वीट दिखाता हूं, जरा वो ट्वीट दिखाइए। शहीद किसान उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गया। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछे कि क्या हम किसान नहीं हैं। ये वही सवाल है जो हमारे जैसे पत्रकार लगातार पूछ रहे थे कि जिसको लिंचिंग कर दी गई, जिसकी, वो भी तो किसान था। गलती थी नहीं थी वो तो जांच में पता चलता, पकड़ा था तो पुलिस को सौंपना था। पुलिस और सिस्टम और कानून तय करता कि वो गुनहगार था या नहीं था, आपने उसको लिंच कर दिया। परिवार ने इनसे पूछा हमारे बेटे का क्या कसूर था, आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही। उनके सवाल कान में गूंज रहे हैं, ये उन्होंने ट्वीट कर दिया योगेंद्र यादव। अब ये ट्वीट इतना नागवार गुजरा, ये बात इतनी नागवार गुजरी कि बीजेपी के नेता के कार्यकर्ता के घर चले गए ये लोग, कि इनको निलंबित कर दिया गया। और राकेश टिकैत से जब योगेंद्र यादव के निलंबन पर सवाल किया गया तो वो जलेबी छानने लग गए। जवाब की जलेबी जिसमें गोल गोल घुमाते जाइए और आदमी जो पूछ रहा है वही फंस जाएगी, कहां खत्म होगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सबकी सहमति से हुआ है और फिर इधर उधर घुमाने लगे। एक बार राकेश टिकैत को सुनिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है जहां पर सबको अपनी बात कहने का। अगर योगेंद्र यादव किसी मारे हुए व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो आपको लगता है कि वो निलंबन सही है? अब पता नहीं, जो भी फैसला हुआ होगा पूरा कमेटी ने करा होगा, कुछ बयान पर शायद उनका होगा, जाने से नहीं होगा। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा कि एक्शन पर रिएक्शन वाला बयान है वो उस पर हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा, पूरी जो कमेटी है इसको जो देखती है। फिर भी आप इसको सही मानते हैं कि हम नहीं, योगेंद्र यादव जी तो स्ट्रीम हमारा सही और गलत का हमारा नहीं है, जो भी कमेटी ने करा होगा, हम तो कमेटी हैं सब एक किस्म से। व्यक्तिगत या इंडिविजुअल जब कोई कमेटी समूह वो होता है। राकेश टिकैत जब जवाब की जलेबी छान रहे थे तो और गलती कर गए। अगर कह देते कि किसी एक ने गलत निर्णय ले लिया, किसी को कंधा देने पर किसान जो है वो नाराज हो सकता है, ये तो देश विश्वास नहीं करेगा। तो किसी एक पर ठीकरा फोड़ देते तो फिर भी समझ में आता। उन्होंने कह दिया पूरी कमेटी ने किया, यानी पूरा गुनाह जो है वो मिला जुला है। ये उन्होंने साबित कर दिया अपने जवाब से, जलेबी छानते छानते में। लेकिन कुछ सवाल छोड़ गए। सवाल यह कि क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है? क्या योगेंद्र यादव को सच बोलने की सजा मिली है? संयुक्त किसान मोर्चा की संवेदनाएं पहले इंसानियत के लिए हैं या फिर वो किसानों के लिए रिजर्व हैं? क्या किसी की मौत को एक्शन का रिएक्शन बताकर जस्टिफाई किया जा सकता? और एक सवाल तो योगेंद्र यादव से भी है कि उसी दिन अगर आपने ये विरोध कर दिया होता कि एक्शन का रिएक्शन क्या होता है भाई, क्या होता है? ऐसे तो देश भर में कहीं भी लिंचिंग होगी, आप जस्टिफाई कर दोगे, कोई ना कोई उसमें एक्शन हुआ ही होगा, कुछ रिएक्शन निकल कर आ जाएगा। लेकिन योगेंद्र यादव उस दिन चुप बैठे थे, और जब चुप बैठे तब उन्होंने इस मानसिकता को बढ़ावा दिया था कि गलत को गलत मत कहो, सही को सही मत कहो, बस हमारे साथ खड़े रहो और पॉलिटिक्स का हिस्सा रहो। आज योगेंद्र यादव उसे ही भुगत रहे। लेकिन पाठशाला में अब राकेश टिकैत का भी चैप्टर खोलता हूं। कल दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर बंद करने को लेकर आंदोलन पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के ठीक बाद गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें आई जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडलाइन चल गए भाई,
कि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो खाली हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। राकेश टिकैत ने प्रदर्शनकारियों से तंबू हटाने के लिए कह दिया है। प्रदर्शनकारी तंबू की बल्लियां हटवाने लग गए, तंबू का एक पर्दा भी हटवा दिया गया। सबको लगा किसान गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है, किसानों के तंबू तो एक किनारे पर है, हाईवे हमने बंद नहीं किया है, और यह तक कह गए कि गाजीपुर बॉर्डर तो खाली कर ही नहीं रहे थे, हम तो दिवाली की सफाई कर रहे थे। किसानों को सफाई का जो वीडियो था दिवाली की सफाई करने का, वो बॉर्डर खाली करने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। एक और जलेबी छान दी उन्होंने जवाब की। देखिए वो उस जलेबी की कड़वाहट सुनिए, चखिए जरा। क्या कारण है जो आप ये हटा रहे हैं सब? अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ हम तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे। ऊपर वाला रास्ता भी खोल रहे हैं साहब? दिल्ली जाएंगे तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे, और कहाँ जाएंगे? जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा, मतलब दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना। तो टेंट के पीछे का देखना चाहेंगे, उसके पीछे क्या है। टेंट के पीछे जो 11 महीने पहले पर वो था बैरिकेटिंग, आज भी वही है। पर्दे फट गए हमारे, फटे पर्दे हटाए हमने, क्योंकि 11 महीने में गर्मी सर्दी वो। यानी कि कोई राजनीतिक संकेत आप नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई संदेश नहीं दे रहे, बस आप यूं ही पर्दे हटा रहे थे? हाँ पर्दे हटा दिए बस हमने वहां के। राकेश टिकैत फिर जलेबी छान दिए। दोनों वीडियो आपको दिखाया ना, एक में कह रहे थे कि दिल्ली जा रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं ऊपर फट गया था चद्दर तो उसको बदल रहे थे। जब जो मन में आए बोल दो, कोई पूछने वाला थोड़े ही, कोई बोलने वाला थोड़े ही है। जब मन आए कह दो। एक्शन का रिएक्शन हुआ इसलिए लिंचिंग हो गई। ये लोग कहते हैं गांधीवादी विचारधारा वाला आंदोलन है। गांधी कहते थे कि एक आंख फोड़ने पर दूसरा फोड़ने लग जाइएगा तो दुनिया जो है वो अंधी हो जाएगी। ऐसे नहीं चलता है। वो कहते थे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कीजिए ताकि वो चीज खत्म हो जाए। और ये कहते हैं एक्शन का रिएक्शन में मार दिया, कोई सजा नहीं हो सकती। यह अराजकता नहीं है तो क्या है? पिछले 11 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। स्थानीय लोग इसका विरोध कर चुके। करोड़ों के कारोबार का रोज नुकसान होता है, लेकिन किसान नेता बॉर्डर खाली करने को तैयार नहीं। जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप रास्ता रोककर नहीं बैठे रह सकते। 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब मामला अदालत में है तो आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़कों को हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि सड़कों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, गांव बसाना है तो बसाएं, लेकिन दूसरों की जिंदगी बाधित ना करें। सुप्रीम कोर्ट कहते कहते थक गया, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट का सम्मान न देश की व्यवस्था का सम्मान, और कहते हैं अनुशासन में चल रहा है आंदोलन। सवाल गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का ड्रामा क्यों किया गया? बताइए। यह सवाल राकेश टिकैत से है कि यह ड्रामा क्यों किया कि गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं, और किसके कहने पर रुक गए थे? कृषि कानून पर रोक के बाद भी बॉर्डर जाम क्यों है? क्या किसान नेताओं को देश के कानून पर भरोसा नहीं है? क्या सड़क रोककर आंदोलन करने का कोई औचित्य बचा है? नहीं। कौन देगा जवाब? जलेबी छानेंगे ये जलेबी। यह आंदोलन किसानों के हक के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आंदोलन कई गलत वजह से सुर्खियों में आ गया। गुरुवार को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर फिर हिंसा हुई। सिंगू बॉर्डर से गुजर रहे एक मजदूर से मारपीट की गई। मजदूर का आरोप है कि जब उसने आंदोलन में शामिल निहंग को मुर्गा देने से इनकार कर दिया तो उसे पीट दिया, उसकी टांग तोड़ दी। वो मुर्गा लेके जा रहा था, बोले मुर्गा दे दो, नहीं देंगे तो टांग तोड़ दी। अब क्या सिंगू बॉर्डर पर वसूली भी होगी क्या कि जो जो लेकर गुजर रहा है वो दे के जाओ? सुनिए क्या कह रहा है पीड़ित। आराम से उठा ले भाई, काट दे फोन, काट दे आली तो कमल क्या हो गया? हेलो वीडियो हेलो काट दे दोनों किन्नू मारे? एक सरदार जी था,
वो क्या किया हमको, वहाँ से मैं बाहर से आया फार्म से, वो हमसे मुर्गा मांगा। मैं बोला कौन से नियंग बाबा, ऐसे वर्दी वाला था, ऐसे वर्दी वाला नियंग बाबा। हाँ जी, वो बोला मुर्गा दो। मैं बोला बाबा जी मुर्गा नहीं दूंगा, मेरा गिनती के हिसाब से ये पर्ची देखो मेरे को, सब गिनती पे रहता। देखो एक गिनती करता है, मैं मुर्गा नहीं दे सकता। बेचारा टूटी टांग के साथ प्रूफ दिखा रहा है कि क्या हुआ उसके साथ, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कह दिया गया कि हम क्या करें, वहां जो थे उनकी गलती थी। पल्ला झाड़ने में तो नंबर 1। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। युद्धवीर जी, बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत की इस पाठशाला में आपका। सर, पहला सवाल योगेंद्र यादव को लेकर है कि जिस देश में आप भी किसी की मौत हो जाए तो जाते ही होंगे मिलने के लिए, दुश्मन है दोस्त है, कौन देखता है मरने के वक्त, उनको क्यों निलंबित किया सर? आप एक तरफ आपने वो वीडियो देखी होगी, किस तरह से बेरहमी से किसानों को रौंदा गया, मारा गया। उनके परिवार से उनके पिता एक जो मारे गए हैं वो कह रहे हैं कि जो मारे गए वो आतंकवादी थे। हम आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बेरहमी से हमें कुचला, तो फिर वो ये तो कोई मतलब कोई आम इंसान तो ये कर नहीं सकता कि किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के कोई आदमी रौंद रहा हो और उसको नमन और प्रणाम करने जाया जाए। तो इतना तो मेरे ख्याल से ये किसी देवता ही कोई कर सकता, किसी व्यक्ति के तो मैंने देखा नहीं। आम इंसान तो ये भी नहीं कर सकता सर कि किसी को पकड़ के और खेत में लेटा के और मार मार के उसको मार दे, जान से लिंचिंग कर दे। ये आप बिल्कुल, ये जो रोड रेज में गोलियां मार देते हैं, आदमी नहीं मरता। रोड रेज होते हैं दिल्ली में, रोज साल में 10 इंसिडेंट ऐसे होते हैं, गाड़ियां टच होती हैं। ये मतलब उन्होंने तो आदमियों को रौंद के मारा। तो अगर गाड़ी चढ़ जाती है रोड रेज की गाड़ी चढ़ जाती है तो कितने लोगों को देखा है कि सड़क पर लिंचिंग करके मार दिया। आप लोग ये युद्धवीर जी किसी को जान से मारने का कोई तर्क हो सकता है क्या? घटना आपके किसी परिचित से हो जाए तो ये संयम आप बरतना। नहीं, कितना भी संयम हो जाए सर, कितना भी संयम हो जाए ना हो, किसी मेरे साथ हो जाए, मैं कह रहा हूँ युद्धवीर जी, चूंकि आप मेरे परिवार वाले को लाए, मैं आपसे कहता हूँ कहता हूं ये किसान आंदोलन बहुतों को नहीं पसंद आ रहा है, एक्शन रिएक्शन वहां भी हो जाए तब। मेरी बात सुनोगे या आप नहीं बोलोगे? नहीं, आपके बोलने के लिए कार्यक्रम नहीं, आप बोलेंगे तो मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। अरे अपनी जाओ ना, मैं तुम्हारे वो नहीं करने आया। नहीं तो सवाल का जवाब तो देते जाइए। ये आपकी रैली थोड़ी ही है कि आप बोलने के लिए आए और आप बोलेंगे, सिर्फ जवाब तो दीजिए। किसी के मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं, आपसे सवाल ना पूछूं? बोलिए ना युद्धवीर जी, लगाइए सवालों के जवाब तो दीजिए। सवाल के जवाब देने से भागते क्यों हैं? राकेश टिकैत की तरह जलेबी छान देते। जवाब तो देकर जाइए, कान में लगाइए, सुनने की हिम्मत तो रखिए। युद्धवीर जी, 11 महीने से जो चल रहा है उस पर जवाब दीजिए। लोग पूछ रहे हैं कि किसी को, भीड़ को यह अधिकार हो सकता है कि किसी को पीट पीट कर मार दें। ये युद्धवीर जी हैं, ये किसान आंदोलन के नेता हैं, लेकिन एक सवाल पूछ लीजिए कि कोई भीड़ कैसे किसी को पीट कर मार सकती है, तो कान से निकाल कर फेंक कर चले गए, जवाब देते नहीं बना। यही दिक्कत है इस देश में। आदत ये लग गई है कि कोई तीखे सवाल पूछता नहीं, सब बस बढ़िया बढ़िया मलाई लगाओ, और पूछ लीजिए तो छोड़कर भाग गए। कहते हैं कि रोड रेज में भी लोग एक दूसरे से हाथापाई कर लेते हैं, इसलिए उस दिन तो गाड़ी चढ़ गई थी तो मार दिया। कितने रोड रेज के केसेस आपने देखे हैं जिसमें सड़क पर भीड़ पर लिटा लिटा कर लिंचिंग हुई है? मुझे बताइए, कितने देखें? लिंचिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग। यही काम राकेश टिकैत कर रहे थे और यही काम ये कर रहे थे, और जब पूछा तो कहते हैं वो तो भगवान ही होगा जो मिलने चला गया। योगेंद्र यादव इनके लिए भगवान हो गए कि इस आदमी से मिलने चले गए, उस परिवार। अरे आपने भी तो मार दिया उसको, अब उसके परिवार से भी मिलने नहीं दे सकते किसी को।
सवाल पूछने पे ये लोग भाग जाते हैं माइक निकालकर, और सवाल से नहीं भागते हैं, सही सवाल से भागते हैं। सवाल तो इनके आसपास वाले बहुत मलाई लगा के पूछते हैं, सही सवाल पूछो तो भाग जाते हैं। और उसके अलावा दूसरा, किसी सवाल में फंसो तो पल्ला झाड़ लो। किसान आंदोलन में जब भी कोई फसाद हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे पल्ला झाड़ लिया। सिंगू बॉर्डर पर हत्या हुई, एसकेएम ने क्या कहा? निहंग सिखों से हमारा कोई संबंध नहीं। अरे वहां आंदोलन आप कर रहे हो, वहां जो लोग बैठे हैं वो कौन है? हत्या हो गई तो निहंगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे तो वो वहां क्या कर रहे थे? उनको पहले क्यों नहीं हटाया? पुलिस को क्यों नहीं बताया कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनको हटाइए हमारे आंदोलन से? जब हो गया, वहां पर हत्या हो गई, मर्डर हो गया, तो हमारा लेना देना नहीं है। दिल्ली के लाल किले पर हिंसा हुई, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा? हमारे लोगों ने हंगामा नहीं किया। तो किसने किया भाई? किसने किया? फिर वो कौन लोग थे जो ट्रैक्टर लेके गए थे और ट्रैक्टर घुमा घुमा के वीडियो गेम की तरह चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वालों को? कहां से आए थे वो लोग? सिंगू बॉर्डर, एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा? दुखद घटना, पुलिस जांच में सब सामने आ जाएगा। अरे दुखद घटना, सिर्फ दुखद घटना बोल के निकल लिए आप। सिंगू बॉर्डर के पास एक शव मिला, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कहा? किसान आंदोलन का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब मुर्गा नहीं दिया तो मार के पैर तोड़ दिया, और उसके बाद कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है इसलिए यह हो गया। आपके जो 11 महीने के एक्शन है उस पर क्या रिएक्शन किया इस देश ने? धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है कि शायद आप सुप्रीम कोर्ट को सुन लेंगे, धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है कि शायद गिना देंगे कि उस तीनों काले कानून में क्या गलत है। धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है देश कि शायद आप जो है वो जाकर बातचीत करेंगे। धैर्य के साथ देश इंतजार कर रहा है कि हर राज्य में किसानों पर अत्याचार होगा तो उस पर बात करेंगे, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के राज्यों में नहीं जाएंगे। कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। इसीलिए कह रहा था, अराजकता और अनुशासन, बस इतने से भर का फर्क होता है कि आंदोलन कहां से कहां चला जाता है। आजकल एक विज्ञापन वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया गया है कि सड़क पटाखे फोड़ने के लिए नहीं होती, लेकिन सड़क आंदोलन करने के लिए भी नहीं होती। सिर्फ आंदोलन करने के लिए भी नहीं होती और महीनों महीनों सड़क छेक कर बैठ जाने के लिए भी नहीं होती। उम्मीद है इस पर भी कोई विज्ञापन जल्द आएगा। खैर, इस पाठशाला के इस चैप्टर में इतना ही। अब आपको आपके बच्चों के लिए एक बेहद जरूरी खबर बताता हूं सोशल साइंस की क्लास में। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और आपके बच्चों में क्या कनेक्शन है? आप शाहरुख खान के बेटे की खबर देख रहे हैं, चंकी पांडे की बेटी की खबर देख रहे हैं, उसी में अपना डिस्कशन कर ले रहे हैं कि अरे इसने किया होगा या नहीं किया होगा। कभी सोचा कि आपके बेटे और ये बेटी का भी कोई कनेक्शन है या नहीं इस खबर से? आज इस पर बात करें। पिछले कई दिनों से लगातार आर्यन खान चर्चा में बने हुए हैं। इस केस में अब अनन्या पांडे, जो चंकी पांडे की बेटी हैं, उनका भी नाम सामने आ गया। आर्यन पर ड्रग्स के सेवन का आरोप है। शाहरुख खान बेटे की जमानत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे का भी नाम सामने आया। एनसीबी 2 दिन से अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ भी कर रही है। आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। अनन्या और आर्यन का आपके बच्चों से क्या कनेक्शन है, इस पर बात करने से पहले ड्रग्स केस का एक जरूरी अपडेट आपको बता देता हूं। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अनन्या के बीच व्हाट्सएप पर चैट हुई थी, जिसमें आर्यन अनन्या से गांजा अरेंज करने की बात कर रहे हैं, यह आरोप है। वहीं अनन्या कह रही हैं कि वो अरेंज कर देंगी। इस बारे में जब एनसीबी ने अनन्या से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि चैट में सिगरेट की बात हो रही थी, ये चैट बहुत पुरानी है। साथ ही अनन्या ने कहा कि उन्होंने कभी कोई ड्रग नहीं ली है। आज इसी पर अनन्या से 4 घंटे पूछताछ चली। इसी के साथ साथ बीती रात एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस ड्रग पेडलर का नाम भी अनन्या और आर्यन के चैट से ही सामने आया। अनन्या को सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई अभी तक, लेकिन उनके लिए वकीलों की पूरी फौज खड़ी। आर्यन के पिता शाहरुख खान देश के बड़े आदमी हैं, बड़े स्टार हैं। आर्यन को हर कानूनी मदद मुहैया कराई जा रही है। लेकिन देश में नशे से जुड़े मामलों में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं होती। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप इस मामले को देखें
2020 तक का आंकड़ा क्या कहता है? 2020 तक 92,042 मामले ऐसे थे जिनमें जांच जारी है। जांच जारी, 92,000 मामलों में जांच ही चल रही है। वो आदमी फंसा हुआ है। यह आपको ड्रग्स से जुड़े मामले बता रहा हूं। 54,024 मामले ये ऐसे मामले हैं जिनमें चार्जशीट फाइल हुई है, यानी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंप दी कि ये हुआ है, ये चार्जशीट फाइल हुई है। 14,340 मामले ऐसे हैं जिसमें सजा हुई है, यानी पूरा मामला कंप्लीट हुआ है। और 2,72,135 मामले ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, मतलब अभी उस मामले में सुनवाई चल ही रही है। 2 लाख से 2,72,135। अब आप सोचिए, इतने मामले 2020 तक के आपको बता रहा हूं, लाखों मामले जिसमें लोग अभी ट्रायल पूरा होने का इंतजार ही कर रहे हैं। 92,000 में तो जांच ही चल रही है। उनको बेल मिली नहीं मिली, क्या होगा आगे, जेल में है नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। सालों साल का इंतजार होता है और इस देश में सिर्फ चर्चा एक नाम पर हो रही है, आर्यन खान। जैसे सब कुछ इन्हीं के साथ हुआ और किसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि ड्रग्स कितने तरह के होते हैं। समझिए, आज आपको जो बता रहा हूं ये सिर्फ आर्यन से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ये ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट फैलते फैलते कहां आपके शहर, आपके घर, आपके बच्चे के स्कूल के पास पहुंच गया, आपको अंदाजा भी नहीं है। पहले समझिए ड्रग्स कितने तरह के होते हैं और इसका शरीर पर असर क्या होता है, कौन सा ड्रग्स क्या करता है। एक डिप्रेसेंट होता है जो दिमाग को धीमा कर देता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। शराब स्टिमुलेंट हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर हाई करता है। इसके अलावा है कोकीन, मेथ, वो इसमें आता है। हेलुसिजेंस, ये एक और ड्रग्स का प्रकार है। भ्रामक सोच में आदमी पड़ जाता है इसको लेने वाला, अवास्तविक सोच में पड़ता है, उसको अजीब अजीब चीजें, कल्पना में चीजें दिखती हैं। इसके जो ड्रग्स होते हैं उसको LSD, MDMA कहा जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, ये दर्द के एहसास को कम करता है, सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। इसमें जो ड्रग्स हैं वो PCP, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ये मूड को चेंज करने में मदद करता है, दर्द के एहसास को कम करता है। इसमें अफीम हो गया, कोडेन, हेरोइन, मॉर्फिन, ऑक्सीकॉन्टिन, ये सब आता है। इसके बाद आते हैं इनहेलेंट्स, यानी सूंघने वाला नशा। ये भी सोचने की शक्ति कम कर देते हैं। इसमें प्लास्टिक, सीमेंट, गैसोलीन, पेंट थिनर, हेयर स्प्रे, ये सब आता है। एक और ड्रग होता है कैनाबिस, इसमें THC होता है, यह भी सोचने की शक्ति को कम करता है। इसमें आता है गांजा और चरस। ये इतने तरह के ड्रग्स होते हैं। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लेने लग जाइए, ये इसके बारे में ढूंढिए कि इसको जरा लेकर देखा जाए। लेकिन सिर्फ गांजा चरस नहीं होता है, और भी होते हैं जिसके चक्कर में आपके बच्चे और आसपास लोग आ सकते हैं। इसको समझिए, बचना है इससे, इसलिए बता रहा हूं। और आप इसे सिर्फ बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन का मामला मत मानिए। अकेले आर्यन, अनन्या, इन्होंने लिया नहीं लिया ये तो बाद में साबित होगा, तय होगा, लेकिन ये चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से। और बात आपके परिवार की भी है, आपके बड़े होते बच्चों की है, इसलिए ये आपको खबर दिखा रहा हूं। क्योंकि इनके निशाने पर जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 वाला एज ग्रुप है। अब आप देखिए, जो इनके निशाने पर है वो एज ग्रुप क्या कहता है, उसको समझिए। 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो इनका टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कंज्यूमर कह लीजिए, कि यही लेंगे। क्योंकि इस उम्र में उतना समझ में नहीं आता, ड्रग्स लिया, हाई फील हुआ, मजा आने लगता है, बहलाना फुसलाना आसान होता है। तो सितंबर 2020 से लेकर 2021 सितंबर तक, सितंबर तक, ये आपको आंकड़ा बता रहा हूं, एक साल में जितने लोग पकड़े गए उनमें 18 से 25 एज ग्रुप के लोगों की संख्या कितनी है?
35% से 40% इसी 18 से 25 के एज ग्रुप में आते हैं जो पकड़े गए। यानी हर 10 आदमी जो पकड़ा गया, 10 पकड़ा गया तो उसमें से 4 जो हैं वो इसी एज ग्रुप के हैं, 18 से 25। 10 में से 4 इस एज ग्रुप के हैं। एक सवाल यह भी मन में आता होगा कि आखिर लोग नशा करते क्यों हैं? ऐसा तो नहीं होता होगा कि सुबह उठे चलो आज से ड्रग्स ले लेते हैं। नशा करने के पीछे के कारण भी जानना जरूरी है। क्यों होता है ये सब? नशा के कारण ये भी समझिए, सिर्फ बच्चों को बोल देने से कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। पहला कारण होता है एक्सेप्टेंस। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं बच्चों में, और आप नहीं लेंगे तो कहेंगे अरे मूर्ख है, पिछड़ा हुआ है, कूल नहीं है। तो ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए कि मैं भी कूल हूं, मैं भी हाई सोसाइटी में हूं, मैं भी बेहतर हूं, मैं भी, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, कर सकता हूं, ये एक्सेप्टेंस के लिए बच्चे लेने लग जाते हैं। दूसरा क्या होता है? तनाव और तंगी। इसको कम करने के लिए, आर्थिक तनाव है, तंगी है, कहीं से कुछ ड्रग्स मिला, लेना शुरू किया, बाद में पता नहीं चलता कि वही लेने के चक्कर में कितना और नुकसान आर्थिक हो जाता है। दूसरा, वैल्यूज चेंज हो गए। पहले जो है ये सब बुरा माना जाता था, आजकल ये सब कूल की कैटेगरी में आने लग गया है। जैसा समझा दिया गया यहां वो भर गया, बोला हाँ नहीं ठीक है ये तो कूल है, सब लेते रहे यार, तुम भी लो ना। कई लोग जो है वो प्रयोग के लिए लेते हैं कि देखते हैं लेके जरा क्या होगा, और उसके बाद अगर इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तो फंस गए, तो प्रयोग में प्रयोग हो गया। और एक और है परिवार का ध्यान ना देना। माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, मेट्रो परिवार चल रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं। पहले आप सोचते थे कि भाई सिगरेट पी के जा रहे हैं बाहर से, पिताजी जो है वो अगर नाक में स्मेल आ गई तो क्या होगा, बड़े बड़े लोग सोचते थे। सिगरेट पी भी लेते थे तो च्युइंगम खा के जाते थे कि महक ना जाए। अब समय ही नहीं है। और देश में नशे की जड़ें कितनी गहरी हैं ये भी आपको समझना चाहिए। 16 करोड़ लोग, नशे का जाल समझिए कितना गहरा है इस वक्त देश में। ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो ड्रग्स नहीं ले सकता। ये हर वो आदमी सोचता था जिसका बच्चा ड्रग्स लेने वाला पकड़ा गया। ये लिख के ले लीजिए, हर वो आदमी जिसका बच्चा ड्रग्स ले रहा है वो यही सोचता है कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता, उसका करेगा। शराब कितने लोग पीते हैं देश में? 16 करोड़ लोग। और इस देश में शराब का बड़ा बाजार है। गांजा कितना लोग पीते हैं? 3 करोड़ से ज्यादा। कितने लोग अफीम लेते हैं? जो आप पहले फिल्मों में सुनते थे, अरे अफीम का वो कारोबार करता है, विलन है, वो 2.3 करोड़ यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग देश में अफीम कंज्यूम कर रहे हैं। और इनहेलेंट्स यानी सूंघ कर लिए जाने वाले ड्रग्स, जो अभी आपको बता रहा था, 77 लाख लोग ऐसे हैं जो सूंघने वाला ड्रग्स ले रहे हैं, यानी सूंघने वाला नशा। और इंजेक्शन से जो ड्रग लिया जाता है, वो आपने फिल्मों में देखा होगा कि इंजेक्शन से भी ऐसे मारा और इंजेक्शन लगा लिया ड्रग्स। करीब 8.5 लाख लोग इंजेक्शन वाला ड्रग्स ले रहे हैं। और ये वो डेटा है जो कागज पर है, इसके अलावा कितना चल रहा पता नहीं। ये तो वो है जो पता है। नशे का कारोबार कैसे होता है, कैसे कस्टमर तक ड्रग्स पहुंचाई जाती है, यह भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, जिसके कारण नशे के नेटवर्क को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। और यह कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है आप समझिए। नशे का संगठित अपराध कस्टमर की जरूरत के हिसाब से होता है। ड्रग पेडलर, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर केवल एक आदमी से बात करते हैं। यह नहीं कि आपसे भी कर लिया, उससे भी कर लिया, नहीं, एक ग्रुप में कोई एक ही आदमी होगा जो इनके कांटेक्ट में रहता है। ड्रग सप्लाई की इस पूरी चेन में कोई एक दूसरे को नहीं जानता। एक कस्टमर तक ड्रग पहुंचाने में 20 से 30 लोग शामिल होते हैं, ताकि कौन किससे जुड़ा हुआ है ये ढूंढने बैठिए तो किंग पिन तक ना पहुंच पाइए। और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको कैसे पहुंचना, ये सब समझिए।
कि कैसे होता है, तभी बचिएगा। आपको लगता होगा कि देश में नशे का छोटा मोटा काम होता होगा, कुछ लोग नशा करते होंगे, तो ये आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत में ड्रग्स का कारोबार, भारत में ड्रग्स का कारोबार, आप ये आंकड़ा सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिसके बारे में आप सिर्फ शाहरुख और अनन्या क्या हुआ नहीं हुआ, बेल मिली नहीं मिली, लिए थे नहीं लिए थे, चैट में क्या था नहीं था, इतना ही सोच रहे हैं। वो ड्रग्स जो है वो 1,40,000 करोड़ का कारोबार है, सोचिए। और अगर ये 1,40,000 करोड़ का कारोबार है तो ये कैसे सिंडिकेट्स, मतलब गैंग्स कह लीजिए एक तरीके से, 142 सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं जो अलग अलग देशों तक इनके हर साल करीब 396 मीट्रिक टन एमटी, इतनी तो हेरोइन की तस्करी होती है। सिर्फ हेरोइन की बता रहा हूं और सिर्फ भारत की बता रहा हूं, 396 मीट्रिक टन हेरोइन की तस्करी होती है पूरी दुनिया में। अब ये सुनिए, पूरी दुनिया में नशे का कारोबार जो है वो 30 लाख करोड़ का है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कमोबेश कोरोना से भारत की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ वो करीब इतना ही है, 30 लाख करोड़। कितने देशों की तो अर्थव्यवस्थाएं 30 लाख करोड़ की नहीं होती जितने का नशे का कारोबार दुनिया में हो रहा है। और नशे के सौदागर अब हाईटेक होते जा रहे हैं, इनकी नजर इंटरनेट पर है। बच्चा आपका मोबाइल लिए हुए गेम खेल रहा है, वीडियो देख रहा है कि क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है, और उसी के जरिए ड्रग सप्लाई और खरीदने का तरीका भी ये लोग इंटरनेट पे कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हमने तो पैसा दिया नहीं। ड्रग्स के लिए बिटकॉइन और डार्क वेब का प्रयोग हो रहा है। डार्क वेब क्या है? मतलब अवैध कामों के लिए डार्क वेब बनाया जाता है। इसको ट्रेस करना मुश्किल है कि वेबसाइट में कौन कहां से कहां जा रहा है। इंटरनेट पर 5% डार्क वेब यूज होता है, मतलब अलग ही एक सीक्रेट दुनिया हो गई। कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। बेंगलुरु नवंबर 2020, डार्क वेब पर ड्रग खरीदते 10 लोग गिरफ्तार हुए। मुंबई में जून 2021 में बिटकॉइन से ड्रग खरीदने वाले शख्स गिरफ्तार हुए। दिल्ली में दिसंबर 2020 में डार्क वेब से ड्रग खरीदते हुए 2 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली में ही नवंबर 2017 बिटकॉइन से ड्रग कारोबार करने वाला गैंग पकड़ा गया। जिस बिटकॉइन के बारे में आपको ज्यादा पता भी नहीं होगा, उस पर 2017 में उससे कारोबार करने वाला गैंग पकड़ा गया था। और ये जो शहर आप देख रहे हैं, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, बेंगलुरु भी है, हर तरफ नेटवर्क है इनका। नशे के खिलाफ एजेंसीज क्या कर रही हैं? कब कहां कितनी ड्रग्स जब्त हुई ये भी समझिए। इस साल एनसीबी का एक्शन, इस साल जनवरी से जुलाई तक 2865 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। तो खाली आप देख रहे हैं कि शाहरुख खान और अनन्या की बात हो रही है, लेकिन एनसीबी ने इसी साल 2865 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। एक ही केस नहीं है जो एनसीबी हैंडल कर रही है, 4101 केस रजिस्टर किए गए। इस साल जुलाई तक देश में 3,07,800 किलो हर तरह का नशा जब्त किया गया, 3 लाख किलो से ज्यादा। और नशे का कारण यानी रूट कॉज क्या होता है यह आपको अभी समझाया। अब यह भी समझिए कि नशा करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। नशे में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, सेंस में नहीं है, मजे में चल रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कहां चोट लगेगी नहीं लगेगी, सब मजा लग रहा है, तो ये चोट लगने की संभावना बढ़ती है। घरेलू हिंसा के मामले नशे के कारण बढ़ जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। परिवार के साथ रिश्ता प्रभावित होने लगता है। आपको तो ड्रग्स चाहिए, परिवार के साथ बैठिएगा और नशे की हालत में रहिएगा तो पकड़े जाइएगा, तो परिवार से कटने लगते हैं। पैसा जो है वो कहां से लाए तो उसके लिए चोरी कीजिएगा, इधर उधर गलत काम कीजिएगा तो परिवार से रिश्ता खराब होने लगता है। आर्थिक हालत खराब होनी है, कहां से पैसा लाएगा। इसके अलावा कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी सब हो सकता है। ज्यादा नशे के कारण मौत भी हो सकती है। और नशे के शिकार व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि जब नशा नहीं होता तो लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं उतना हाई फील नहीं कर रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। ऐसा व्यक्ति अपराध की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि उसको किसी तरीके से नशा चाहिए। किसी का मर्डर करके आए, चोरी करके आए, जो आए, दिमाग सोच ही नहीं रहा है तो कुछ भी करो, मोबाइल चुराएगा, पैसा चुराएगा, कुछ भी करेगा।
और कई बार जब ये सब नहीं कर पाता तो आत्महत्या जैसा कदम भी लोग उठा लेते हैं। नशे का शिकार होने के बाद वापसी की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। एम्स की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि देश में नशा करने वाले लोगों में से 44% लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होता है। इनमें से 25% को ही ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी के 75% लोगों को ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। यह एम्स का डेटा है। एक बार कोई नशे के या ड्रग्स के दलदल में गिर जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। नशे की गिरफ्त से बचने का एक ही तरीका है कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको समझाइए। ऐसा ना लगे कि आप उनकी निगरानी कर रहे हैं। बड़े होते बच्चों को लगता है कि हमको सब पता है, मां बाप को नहीं पता है। उनके एज ग्रुप का बनकर उनसे समझिए कि क्या चल रहा है आसपास। उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनके सवालों को सुनिए। पाठशाला का ये एपिसोड दिखाइए कि आसपास ऐसा हो रहा है और बड़ा गड़बड़ है। बच्चों को ऐसा संकेत मत दीजिए कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पास समय नहीं है। घर, परिवार और बच्चों को पूरा समय दीजिए। एक बार कहा गया था ना कि शाहरुख खान से मिलने के लिए आर्यन खान को अपॉइंटमेंट तक लेना पड़ता था, तो वैसी हालत नहीं आनी चाहिए। अपने घर को और अपने परिवार को बांध कर रखिए। आर्यन ने क्या किया, नहीं किया, अनन्या ने क्या किया, नहीं किया, ये वक्त तय करेगा। जजमेंटल मत बनिए कि किया ही है, और ये भी मत कहिए कि नहीं किया है। ये कानून का काम है, वो कर लेंगे। लेकिन मजे भी मत लीजिए क्या है उसके बच्चे के साथ हो रहा है। ये इतना बड़ा जाल है कि आपका बच्चा कहीं फंस तो नहीं रहा, इस पर नजर रखिए, जागिए। इसलिए आज पाठशाला में ये क्लास लगाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो आज कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ब्लैक फ्राइडे कश्मीर का, वो क्या कहता है इतिहास के पन्नों में, उस पन्नों को पलटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब न्यूज की पाठशाला में इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त है। आज हम इतिहास के उस चैप्टर की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए, तो जवाब में शायद आप कहेंगे 1965, 71 और 99 का नाम ले लेंगे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी के 2 महीने बाद ही भारत पर पहला हमला किया था। आज से 73 साल पहले पाकिस्तान ने जो किया था, आज उसी धोखे और साजिश की बात करूंगा। 15 अगस्त 1947, बंटवारा और आज़ादी, ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त की बात तो आपको पता है, वो आपको बताया है कई बार। लेकिन उसके बाद की जो तारीख है, जो आज से आपको कई साल पहले ले जाती है, जो आज तारीख है, माफ कीजिएगा, 22 अक्टूबर 1947, यानी 22 अक्टूबर आज का दिन और 1947 का साल। आजादी के 67 दिन बाद पहला युद्ध हो गया था। और यह पहला युद्ध कहां हुआ था, कैसे पाकिस्तान ने साजिश की थी, धोखे से कश्मीर को हड़पने का प्लान बनाया था, आज इसका इतिहास आपको बताऊंगा। अपने जन्म के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ लाना चाहता था। कश्मीर उस समय स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। कश्मीर पर महाराजा हरी सिंह शासन कर रहे थे। पाकिस्तान को गलतफहमी थी कि कश्मीर उसके साथ आएगा। जिन्ना को लगता था कि कश्मीर के पास पाकिस्तान के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। कश्मीर को लेकर इन्हीं गलतफहमियों के आधार पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमले का प्लान तैयार किया और इसके लिए कबायलियों को चुना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का नाम ना आने पाए। कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान ने प्लान बनाया। अपनी साजिश को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। इस साजिश में मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर अकबर खान और जिन्ना के करीबी सरदार शौकत हयात खान शामिल थे। कश्मीर पर हमले की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर अकबर खान को दी गई थी, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर। अकबर खान ने इसके लिए कबायलियों को जमा किया और 18 अक्टूबर को एबटाबाद में इकट्ठा होने के लिए कहा। उन्हीं अकबर खान की तस्वीर जो है वो आप कबायलियों के साथ देख रहे हैं। ब्रिगेडियर अकबर खान पूरे ऑपरेशन की जानकारी तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को दे रहे थे। कश्मीर पर हमले के लिए कई लश्कर तैयार किए गए। हर लश्कर में 1000 कबायली को शामिल किया गया।
हर लश्कर में पाकिस्तान का एक मेजर, एक कैप्टन, 10 जेसीओ शामिल थे। कबायलियों के कैंप पेशावर, कोहाट, नौशेरा में लगाए गए। सभी कबायलियों को बसेस और ट्रक्स से ले जाया गया जिससे कोई खुफिया जानकारी लीक ना होने पाए। उनकी भी तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे बसेस पर ले गए थे। इन कैंप्स में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। जहां इन कबायलियों को ट्रेनिंग और हथियार दिए गए, शौकत हयात खान को हमले का सुपरवाइजर बनाया गया। हमले के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन वित्त मंत्री गुलाम मोहम्मद ने 3 लाख रुपए दिए थे। पाकिस्तान अपनी साजिश को अमल में लाने में जुट गया था। ब्रिगेडियर अकबर खान की अगुवाई में हमले की प्लानिंग पर काम चल रहा था। कश्मीर पर हमले के लिए पाकिस्तानी कबायलियों को ट्रेनिंग दी गई। यह तस्वीर उसी वक्त की है। हथियार मुहैया कराए गए, उसकी तस्वीर है। इस तरह कुल 20 से ज्यादा लश्कर तैयार किए गए और 20,000 से ज्यादा कबायलियों की फौज कश्मीर पर हमले के लिए आगे बढ़ी। कैसे बसेस पर बैठकर गई थी, उसकी तस्वीर है। कबायलियों के 6 लश्कर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ बढ़े। 2 लश्कर हाजी पीर से सीधे गुलमर्ग की तरफ आगे बढ़े। सोपोर पर कब्जे के लिए 2 लश्कर तीतवाल से आगे बढ़े। 10 लश्करों को पुंछ और राजौरी पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई। कबायलियों की मदद के लिए पाकिस्तान की 7 इन्फेंट्री यानी टैंक डिवीजन रेडी थी। पाकिस्तान ने सियालकोट में भी एक इन्फेंट्री डिवीजन तैयार कर ली थी। सारी तैयारी पूरी करने के बाद 22 अक्टूबर पाकिस्तान अपनी साजिश को अमल में करने में जुट गया। पाकिस्तान की सेना के हथियार और सपोर्ट के साथ कबायलियों ने हमला शुरू किया। सबसे पहला हमला मुजफ्फराबाद में किया, जहां 2000 से ज्यादा कबायलियों के लश्कर ने हमला बोल दिया। कबायलियों ने राजा हारी सिंह की सेना को हरा दिया। उसके बाद मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड पर कब्जा कर लिया। डोमेल पर भी कब्जा कर लिया। 25 अक्टूबर 1947 को यानी हमले के करीब 3 दिन बाद उरी पर भी कबायलियों का कब्जा हो गया। उरी के बाद कबायलियों ने बारामूला की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 25 से 27 अक्टूबर के बीच कबायलियों की फौज बारामूला पहुंच चुकी थी। बारामूला में कबायलियों ने जमकर लूटमार की। बारामूला में कबायलियों ने कितने कत्ल किए, कितनी लूटमार की, कितना अत्याचार किया, यह जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। 11,000 लोगों का कत्ल किया, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे। स्कूल, बाजार जला दिए, चर्च को आग लगा दी, मोहरा बिजली स्टेशन तबाह कर दिए। यह इस तरीके का उत्पात मचाया। केवल 3,000 लोग वहां जिंदा बचे 14 में से। कश्मीर पर कबायलियों का अत्याचार जारी था। महाराजा हरि सिंह की सेना हार चुकी थी। ऐसे में कबायलियों से लड़ने के लिए महिलाएं आगे आई, जिसकी तस्वीर है। ऐतिहासिक तस्वीर है ये, देखिए। श्रीनगर के पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की फौज जमा हो गई। महिलाएं कश्मीर महिला मिलिशिया की सदस्य थी और महिलाओं ने आर्मी की ट्रेनिंग ली थी। इनको हथियार चलाना भी आता था। पाकिस्तान के हमले से लड़ने के लिए तैयार थी। पाकिस्तानी कबायलियों से इन्होंने मुकाबला भी किया। पाकिस्तान के कबायलियों के हमले से कश्मीर को भारत ने बचाया। महाराजा हरि सिंह, जो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए थे कि उनको आज़ाद रहना है या फिर भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ जाना है, वो इस हमले से बुरी तरह घबरा गए। कबायलियों की फौज श्रीनगर से 6 किलोमीटर दूर थी। इसी बीच 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने बड़ा फैसला किया और भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो श्रीनगर पहुंच गई और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। यहां यह भी जानना चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस पूरे विवाद को संयुक्त राष्ट्र लेकर चले गए। 5 जनवरी 1949 को सीजफायर का ऐलान हो गया। तय हुआ कि सीजफायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध विराम रेखा मान लिया जाए, जिसे एलओसी कहते हैं। इस तरह कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चले गए, जो कि नहीं जाते थे। बहुत सारा हिस्सा इधर आता था, लेकिन एक गलती और सब हुआ। लेकिन आज ये 22 अक्टूबर का जो ब्लैक फ्राइडे है, वो इतिहास के पन्नों में कैसे दर्ज है कश्मीर के लिहाज से, वो आपको बता रहा था। आज पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।